अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे सीज़न का आगाज़ कर रहे हैं जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। कुर्रतुल उस्मान सीज़न 6 बहुत ही अहम सीज़न है। इस सीज़न में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज़ होता है। नाजरीन, इस सीज़न की एपिसोड्स कम हैं, लेकिन इसकी हर एपिसोड बहुत ही अहम और देखने वाली है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस सीज़न में बहुत से अहम वाक़यात दिखाए जाएंगे, लेकिन एक ऐसा बड़ा काम भी होगा जिसने पूरी दुनिया की डायरेक्शन को तब्दील करके रख दिया था। इसलिए ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अहम है। तो चलिए पहली एपिसोड का आगाज़ करते हैं। एपिसोड के आगाज़ में सुल्तान महमद एक ख्वाब देख रहा होता है जिसमें एक जंग के मनाज़िर दिखाए जाते हैं। सुल्तान महमद दुश्मन सिपाहियों को मारता जा रहा था। फिर वो बुलंद आवाज़ में कहता है, ये शहर हमारा है। इसके बाद वो देखता है कि हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं और सामने कुंस्तुतुनिया की दीवारें होती हैं। फिर सुल्तान महमद कहता है, कुंस्तुतुनिया, या तो तुम मुझे हराओगे या फिर मैं जीत हासिल करूंगा। इसी दौरान कुंस्तुतुनिया का शहंशाह, जिसका नाम कॉन्स्टेंटीन था, वो किले की दीवार पर खड़ा उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर अचानक महमद के वालिद का चेहरा सामने आता है जो कह रहे होते हैं, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया बेटे, ये पागलपन है। जिसके बाद सुल्तान महमद की आवाज़ आती है, क्या मैं कुंस्तुतुनिया को फतह कर पाऊंगा। इतने में कुंस्तुतुनिया का शहंशाह अचानक पीछे से हमला कर देता है। इस मंजर के बाद सुल्तान महमद की आंख खुल जाती है। उसकी सांसें फूली हुई थीं। उसके जहन में एक मंजर आ रहा था जिसमें शहंशाह कॉन्स्टेंटीन उसके वालिद का सर कलम कर देता है। फिर वो खड़ा होकर अपने खेमे से बाहर आ जाता है जहां हर तरफ उसके सिपाही मौजूद होते हैं। तो सुल्तान महमद दिल में कहता है, कुंस्तुतुनिया। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि सुल्तान महमद से पहले 23 फौजों ने कुंस्तुतुनिया को फतह करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब नाकाम हो चुकी थीं। कुंस्तुतुनिया की सरजमीन बहुत ही अहम थी। उसके एक तरफ एशिया तो दूसरी तरफ यूरोप था, जबकि एक तरफ ब्लैक सी और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी था। इसीलिए ये शहर बहुत ही अहमियत का हामिल था। उस जमाने में जिसका भी कुंस्तुतुनिया पर कब्जा हो जाता वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। सन 1451 उस वक्त कुंस्तुतुनिया की हिफाजत का जिम्मेदार और हुक्मरान था शहंशाह कॉन्स्टेंटीन। ये काफ़ी बहादुर शहंशाह था और अपने असूलों की खातिर कुछ भी कुर्बान कर सकता था। उसका सबसे बड़ा मकसद कुंस्तुतुनिया की हिफाजत करना था और उस वक्त उनके सबसे बड़े दुश्मन थे उस्मानी, यानी उस्मान की नस्ल से चलने वाले वारिस, जो अब एक ताकतवर रियासत बन चुके थे। सन 1451 में सुल्तान मुराद की मौत के बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने उस्मानियों और रूमियों को जंग के दाने पर ला खड़ा किया। कुंस्तुतुनिया पर हमले से 2.5 साल पहले सुल्तान मुराद का बेटा महमद मनीसा शहर में गवर्नर की हैसियत से राज कर रहा था। अपने वालिद से अनबन की वजह से वो कई सालों से इस शहर में मौजूद था। वो गुस्से में कह रहा था, मैं इस इलाके में सड़ रहा हूँ। जब अलेक्जेंडर इस उम्र का था तो उसने इस पूरे इलाके को फतह कर लिया था। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, शहजादे, आपके वालिद का खत आया है। महमद वो खत खोल कर पढ़ने लगता है। इतने में महमद का खास सिपाही जरगून पाशा कहता है, आजकल महल में वजीर और दरबारी चहमगोइयां कर रहे हैं कि तख्त का अगला वारिस कौन बनेगा। ये सुनकर महमद कहता है, वो तो करेंगे ही, गधों की टोली है वो, उनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं कहीं भी ना रहूं। फिर महमद अपने सिपाहियों को कहता है, घोड़े तैयार करो, हमें दारुल हुकूमत जाना होगा। इसके बाद महमद तख्त का दावा करने के लिए दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं था कि उसे उस्मानी सल्तनत का सुल्तान बनाया जाएगा या नहीं, या फिर उसे जोर लगाकर वो तख्त हासिल करना होगा, क्योंकि उस वक्त खानदान में कोई भी तख्त पर बैठने का दावा कर सकता था और ताकत का जोर चलता था। इस तरह महमद दारुल हुकूमत पहुंच जाता है, जहां सबसे पहले उसका सामना अपने वालिद के वजीर आज़म से होता है, जिसका नाम था खलील पाशा, और वो सुल्तान का सबसे खास और अहम आदमी था। फिर महमद कहता है, खलील पाशा, आज 2 साल बाद मैं आपको देख रहा हूँ। तो खलील पाशा कहता है, काश हम आपसे बेहतर हालात में मिलते। इसके बाद महमद घोड़े से नीचे उतरकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तो कुछ देर सोचने के बाद खलील पाशा उसका हाथ चूम लेता है और कहता है, मेरे सुल्तान। इस तरह वो महमद को सुल्तान के तौर पर कबूल कर लेता है और महमद उस्मानी सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। उसे किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इस वक्त सुल्तान महमद की उम्र सिर्फ 19 साल थी। सुल्तान महमद अंदर आता है तो उसके जहन में पुराने ख्यालात आने लगते हैं, जिसमें वो अपने वालिद और अपना बचपन देखता है। इतने में पीछे से एक खातून की आवाज़ आती है जो कह रही थी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा वक्त आएगा। नाजरीन, ये औरत सुल्तान महमद की सौतेली माँ थी जिसका नाम मारा था, और ये महमद की सबसे भरोसामंद साथी थी और देखने के लिए बेताब थी कि ये नौजवान सुल्तान कैसे हुकूमत करेगा। फिर सुल्तान महमद कहता है, आप जानती हैं अलेक्जेंडर ने तख्त पर बैठते हुए लोगों से क्या कहा था? उसने कहा था कि आखिर में सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये माने रखेगा कि तुमने क्या किया। फिर मारा कहती है, अब ये तख्त तुम्हारा है। इसके बाद सुल्तान महमद तख्त पर बैठ जाता है और उसके दिल में एक ही ख्वाब था कि कुंस्तुतुनिया को फतह करना है और इस तख्त के लायक बनना है। उस वक्त ये ख्वाब तकरीबन हर सुल्तान का होता था। इसके बाद सुल्तान महमद का दरबार सज जाता है, जिसमें एक तरफ तो वो नौजवान थे जिनकी पूरी हिमायत सुल्तान महमद के साथ थी, लेकिन दूसरी तरफ थे उसके वालिद के पुराने वजीर जिन्हें उसकी काबिलियत पर शक था।
और यह शक उस्मानी दारुल-हुकूमत से बाहर उसके बहुत से दुश्मनों तक भी फैल चुका था। एक मुखालिफ तुर्क सरदार ने सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी और अनातोलिया की एक ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मेहमद और उसकी फौज ने बागियों को कुचल दिया और बगावत को नाकाम कर दिया। सुल्तान मेहमद की हुकूमत पर सबसे बड़ा खतरा मंडलाया 1451 के आखिर में, और वो था उसके सबसे पुराने दुश्मन रूम की तरफ से, जिनको हम बिजांतीनी भी कहते हैं। दरबार में सुल्तान पूछता है, हसन पाशा, कुंस्तांतुनिया से क्या खबर मिली है? हमारे जासूसों का क्या कहना है? तो हसन पाशा कहता है, रूमियों ने एक धमकी दी है सरकार कि आपके चचा ओरहान की अच्छी देखभाल के लिए अगर आपने 3 गुना रकम ना भेजी तो वो उन्हें आज़ाद कर देंगे। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि मेहमद का चचा ओरहान उस वक्त तख्त का एक दावेदार था। बिजांतीनियों ने उसे अपने पास रखा हुआ था और बदले में उन्हें सालाना बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। यह रूमियों की एक चाल थी जिसमें सुल्तान को धमका रहे थे कि अगर उसने कोई तेवर दिखाए तो वो उसके चचा ओरहान को आज़ाद कर देंगे और वो आकर तुम्हारे तख्त पर बैठ जाएगा। लेकिन इस बार रूमियों का अंदाज़ा गलत निकला। बदले में सुल्तान मेहमद ने फैसला किया कि वो अपना किला बिजांतीनी सरजमीन पर बनाएगा। यह फैसला सुनकर वज़ीर आज़म खलील पाशा कहता है, यह बहुत ही खतरनाक बात है सुल्तान, इससे जंग छिड़ सकती है। लेकिन मेहमद अपनी बात पर कायम रहता है और कहता है, मैं रूमियों की सरजमीन पर अपना किला बनाऊंगा और यहाँ से बास्फोरस के जहाज़ों को कंट्रोल करूंगा। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम जगह थी जिसको थ्रोट कटर का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद वज़ीर आज़म दोबारा कहता है, रोमन ज़मीनों पर किला बनाना मुनासिब नहीं होगा सुल्तान, वो भड़क जाएंगे। तो सुल्तान मेहमद कहता है, रोमन किलों के अंदर जो है सिर्फ वो उनका है, लेकिन उन दीवारों के बाहर जो कुछ भी है वो सब मेरा है। यह सुनकर खलील पाशा ना चाहते हुए भी खामोश हो जाता है। इस तरह सिर्फ 4 महीनों में वो किला तैयार हो जाता है जिसका नाम थ्रोट कटर रखा जाता है, और इस किले के बनने से उस्मानी और रूमी जंग के मजीद करीब आ गए। रोम के शहंशाह ने अपने नुमाइंदे रवाना किए और किला बनने के खिलाफ एहतजाज किया, तो सुल्तान मेहमद ने उन बंदों के सर काट कर वापस भिजवा दिए और जवाब दिया कि इसका जो मतलब निकालना है निकाल लो। जब यह खबर कुंस्तांतुनिया के शहंशाह के दरबार में पहुंची तो सब लोग भड़क उठे और कहने लगे कि सुल्तान मेहमद हमें कमजोर समझ रहा है, उसे सबक सिखाना होगा, उसे रूमियों के थप्पड़ का मजा चुकाना होगा। यह सुनकर शहंशाह कॉन्स्टेंटीन कहता है, अब बताओ ये थप्पड़ मारेगा कौन? तो आगे से सब खामोश हो जाते हैं। फिर शहंशाह कॉन्स्टेंटीन कहता है, मेहमद एक खतरा है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल इसका जवाब नहीं। जब तक यूरोप से कैथोलिक मदद नहीं आ जाती हमें टकराव से बचना चाहिए। यह सुनकर कॉन्स्टेंटीन का सबसे खास आदमी लूकस कहता है, अगर वो कैथोलिक हमारी आखिरी उम्मीद हैं तो हम सब मारे जाएंगे। लूकस की बात के बाद दरबार में सब वजीर मुख्तलिफ किस्म की बातें करने लगते हैं, तो शहंशाह खड़ा होकर उन सबको खामोश करा देता है और फिर कहता है, ऊपर वाले की नज़र में हम सब भाई हैं। मैंने यूरोप के सभी दरबारों में मदद तलब की है, बहुत जल्द यहाँ उनकी फौजें आ जाएंगी, बस कुछ ही हफ्तों की बात है। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन लूकस बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि ये कारोबारी आदमी था और इसका कारोबार अनातोलिया से लेकर इटली तक फैला हुआ था। यह कुंस्तांतुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी था। अगर उस्मानियों के साथ जंग होती तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी का था, इसलिए ये बिल्कुल भी जंग के हक में नहीं था। फिर वो अपनी खादमा को एक खत देते हुए कहता है, इसे हमारे तुर्की के दोस्त की तरफ भेज दो। नाजरीन, ये उसका दोस्त था वज़ीर आज़म खलील पाशा। वो भी जंग के हक में बिल्कुल नहीं था। वो समझता था कि सुल्तान मेहमद कुंस्तांतुनिया फतह नहीं कर सकता। इस तरह वो छुप कर एक जगह मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दौरान लूकस कहता है, मुझे खुशी है तुम आ गए पाशा, हालांकि तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता नहीं कि हालात अच्छे हैं। तो खलील पाशा कहता है, सुल्तान नहीं रुकेंगे। फिर लूकस कहता है, जंग हम सब के लिए ठीक नहीं है, एक पुरअमन शहर में हमारे लिए बहुत मुनाफा है। तो खलील पाशा कहता है, वो जिद्दी है, नौजवान है, वो समझता है कि कुंस्तांतुनिया को ऐसे फतह करेगा जैसे अलेक्जेंडर ने मगरिब को फतह किया था। फिर लूकस कहता है, सुना है कि शहंशाह कॉन्स्टेंटीन शहजादे ओरहान को आज़ाद कर रहे हैं, शहंशाह उसे मजबूत करना चाहते हैं। खलील पाशा मुस्कुराते हुए कहता है, शराब की बोतल देकर उसे मजबूत करना चाहते हैं। लूकस भी हंसने लगता है और फिर कहता है, अपने सुल्तान को कह दो कि शहंशाह उस्मानियों के साथ अमन रखना चाहते हैं, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा और हम जंग रोकने के लिए शराइत पर भी बात कर सकते हैं। इतने में खलील पाशा खड़ा हो जाता है। फिर लूकस कहता है, लेकिन अगर तुम्हारे सुल्तान ने ठान ली है कि वो हमारे शहर पर हमला करेगा तो मुझे अफसोस होगा कि उसका साथ देते हुए तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि जंग को टाला जा सकता है। यह सुनकर खलील पाशा कहता है, और अगर इसके उल्ट हुआ तो मैं सबसे आगे बढ़कर तुम्हारा सर कलम होते हुए देखूंगा मेरे पुराने दोस्त। यह कहकर वज़ीर आज़म खलील पाशा वहां से चला जाता है और इसी दौरान एक आदमी छुपकर ये सब देख रहा था, जो कि सुल्तान मेहमद का एक जासूस था। सुल्तान सख्त गुस्से में था क्योंकि उसे खुफिया मुलाकात के बारे में पता चल चुका था और वो अपनी सौतेली माँ मारा को कह रहा था, आपको अंदाजा नहीं कि इस वक्त मेरे अंदर कितना गुस्सा है। यह सुनकर मारा कहती है, फिलहाल तुम्हें उसे करीब रखना चाहिए, तुम उसकी लापरवाही का फायदा उठा सकते हो। यह सुनकर सुल्तान मेहमद खामोश हो जाता है। इसके बाद रात के वक्त वो अपने कुछ खास आदमियों को खलील पाशा के घर में भेज देता है, जो खलील पाशा को कहते हैं कि सुल्तान ने फौरन तुम्हें महल में बुलाया है। खलील पाशा कुछ परेशान हो जाता है और कहता है, जरा रुको मैं तैयार होकर आता हूँ। यह कहकर वो अंदर चला जाता है
अंदर जाकर वो सिक्कों का एक संदूक खोलता है और एक थैली में सिक्के भरने लगता है। कुछ देर बाद वो सुल्तान के महल में पहुंच जाता है और झुक कर सलाम करता है। फिर वो सिक्कों की थैली आगे कर देता है तो सुल्तान महमद पूछता है, ये क्या लेकर आए हो? खलील पाशा कहता है, जब आधी रात को सुल्तान बुलाते हैं तो तोहफे लेकर जाने का रिवाज है। यह सुनकर सुल्तान महमद कहता है, मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए पाशा, मुझे तुम्हारे कान चाहिए, खड़े हो जाओ। खलील पाशा खड़ा हो जाता है तो सुल्तान कहता है, मैं अभी अभी ख्वाब से जागा हूँ। मैंने अपने वालिद को देखा है और अपने अब्बा अजदाद उस्मान को देखा है। उन्होंने मुझे आगे का रास्ता दिखाया और वो रास्ता कुंस्तुनिया जाता है। उस शहर के दरवाजे फौरन खुल गए। मैं सीधा आया सोफिया के पास चला गया और वहाँ मैंने सुर्ख सेब देखा, वो मुझे दिया गया। क्या तुम समझ रहे हो ना पाशा, अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया है। उनका हुक्म है कि मैं कुंस्तुनिया को फतह करूं। उनका हुक्म मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। उस ख्वाब में तुम भी मेरे साथ थे पाशा, मेरा उस्ताद, मेरा वफादार साथी, मेरी निडर फौज के सिपा सलार और हमारे मुल्क के लिए जान देने वाले जांबाज। यह सुनकर खलील पाशा कहता है, आपने मेरे बारे में सही फरमाया। तो सुल्तान कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि आप मेरे साथ हैं? तो खलील पाशा खामोशी से सुल्तान को देखने लगता है। इसका मतलब था कि वो ना चाहते हुए भी सुल्तान की हिमायत करेगा और यही सुल्तान महमद चाहता था, क्योंकि खलील पाशा उस्मानी हुकूमत का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर आदमी था। इसलिए कुंस्तुनिया को फतह करने के लिए नौजवान सुल्तान को उसका पूरा साथ चाहिए था। इस तरह खलील पाशा सुल्तान का साथ देने के लिए रजामंद हो जाता है। इसके बाद उस्मानी फौज जंग की तैयारी शुरू कर देती है। 6 महीने के बाद 80,000 फौज कुंस्तुनिया पर हमला करने के लिए तैयार हो चुकी थी। महमद की फौज ने जल्द ही कुंस्तुनिया के बाहर मौजूद कुछ रूमी चौकियों को तबाह कर दिया था। कुंस्तुनिया का शहंशाह अकेला पड़ता जा रहा था, जबकि सुल्तान महमद ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली थी। एक दिन सुल्तान महमद के दरबार में एक आदमी अपने नौजवान बेटे के साथ पहुंचता है तो सुल्तान कहता है, तुम्हारी शोहरत के बारे में पता चला है औरबान, सुना है कि तुम बड़े तोप हो। तो औरबान कहता है, मैं तोप नहीं, लेकिन मैं तोपें बनाता हूँ। मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुंस्तुनिया की दीवारों को गिराना सबके बस की बात नहीं। मैं उनसे वाकिफ हूँ और उनकी कमजोरियों से भी। इसके बाद वो सुल्तान महमद को अपनी नई तोप का नक्शा दिखाता है और कहता है, ये 8 मीटर लंबी है, यानी अब तक की सबसे बड़ी तोप है। सुल्तान पूछता है, क्या तुम इसे बना सकते हो? तो औरबान कहता है, जी सुल्तान, मैं आपको बताऊं कि ये तोप 2.5 मीटर गोले को भी बआसानी से दाग सकती है। इस तोप के सामने वो दीवारें नहीं टिकेंगी। फिर सुल्तान पूछता है, तुम हंगरी के हो और ईसाई भी, फिर तुमने अपनी नई तोपें कुंस्तुनिया को क्यों नहीं दी? तो औरबान कहता है, देखिए हर चीज़ की एक कीमत होती है। कुंस्तुनिया का शहंशाह वो कीमत अदा नहीं कर पाया। इतने में औरबान का बेटा कहता है, सच ये है कि इस सरजमीन पर आप जैसा कोई नहीं। यह सुनकर सुल्तान मुस्कुराते हुए पूछता है, ये कौन है? तो औरबान कहता है, ये मेरा बेटा जैकब है और मेरा शागिर्द भी। मेरे अलावा सिर्फ यही अकेला है जो इन तोपों के बारे में जानता है और एक दिन ये इससे भी बड़ी तोप बनाएगा। फिर सुल्तान पूछता है, तो क्या कीमत लगाई है तुमने इस तोप की? औरबान कहता है, 10,000 डूकट्स। नाजरीन, डूकट्स उस वक्त की करेंसी थी। यह सुनकर सुल्तान कहता है, तुम तो सही मानों में तोप निकले मेरे दोस्त। अगर ये तोप तुम्हारे दावे के मुताबिक कुंस्तुनिया की दीवारों को उड़ा सकती है तो मैं तुम्हें इसकी 4 गुना ज्यादा कीमत अदा करूंगा। यह सुनकर औरबान बहुत खुश हो जाता है। फिर सुल्तान कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 3 महीनों में ये तोपें तैयार होकर जंग के मैदान में होनी चाहिए। यह सुनकर औरबान थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद तोपों को बनाने का काम शुरू हो जाता है। उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी तोपें भी तैयार की जा सकती हैं। यह कमाल का आइडिया था। इस तोप में मेटल की एक बड़ी सी नली थी जिसमें बारूद डालकर उसे आग लगाई जाती थी, जिससे गोला फायर हो जाता था। लेकिन इसमें यह डर रहता था कि यह फट सकती थी, जिससे दुश्मन की बजाय खुद को ही नुकसान पहुंच सकता था। उस दौर की यह सबसे बड़ी तोप तैयार की जा रही थी और इसका गोला मीलों दूर जाता था। दूसरी तरफ कुंस्तुनिया के पास भी अपना एक खुफिया हथियार था, एक जांबाज जैनवस फौजी जिसका नाम था जिवानी जस्टिनयानी। वो एक बहुत मजबूत और बहादुर जवान आदमी था और दीवारों से घिरे शहरों को बचाने में उसका कोई जोड़ नहीं था। दरअसल वो एक समुद्री डाकू था। खास तौर पर वो मिस्र के जहाज़ों पर इतने ज़्यादा हमले करता था कि जैनविज हुकूमत ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी और वो भाग निकला था। फिर उसने कुंस्तुनिया के शहंशाह को पेशकश की कि मैं आपके लिए काम करूंगा। शहंशाह ने यह पेशकश कबूल कर ली और तारीख बताती है कि शहंशाह ने उसे लेमनोज आइसलैंड भी देने का वादा किया था। इस तरह जस्टिनयानी अपने आदमियों के साथ शहंशाह के महल में पहुंच जाता है, जहां वो उसे पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहता है। फिर शहंशाह कहता है, तो आपने हमारे हालात का बगौर जायजा लिया है? यह सुनकर जस्टिनयानी जिवानी कहता है, जी हाँ लिया है। मेरे हिसाब से आपके पास सिर्फ 7,000 फौज है। तो शहंशाह कहता है, हाँ कम तो है, पर मुझे उम्मीद है कि आपके साथ से हम उस्मानियों को हरा सकते हैं। मैं आपको ज़मीनी फ़ौज का सिपा सलार बना दूंगा। तो जिवानी कहता है, हमें 14 मीलों पर फैली दीवारों की हिफाजत करनी है शहंशाह। तो शहंशाह कहता है, हाँ, पर मैंने यूरोप के हर दोस्त मुल्क में पैगाम भेजा है। यूरोप की भेजी हुई फौजें किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती हैं। उसके बाद हमारी ताकत बढ़ जाएगी।
یہ سن کر جیوانی کہتا ہے معافی چاہتا ہوں، پر میرے کام کرنے کے طریقے میں یہ امید آپ کی جان لے سکتی ہے۔ اگر آپ میری مدد چاہتے ہیں تو آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے لارڈ جسٹنیانی، اس شہر کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جسٹنیانی خوش ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ہمت رکھیے شہنشاہ، عثمانیوں کو لمبی گھیرا بندی پسند نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ لمبی خوبصورت دیواریں ہیں۔ دوسری جانب لوکس ایک خفیہ جگہ پر موجود تھا۔ اتنے میں اس کی خادمہ وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے جیسا کہ آپ کو اندازہ تھا سرکار، شہنشاہ نے جینویز فوجی کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا ہے۔ یہ سن کر لوکس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمانی فوج 236 کلومیٹر دور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ عثمانی فوج ایک زوردار فوج تھی، ان میں جو اتحاد تھا وہ یورپین فوج میں نہیں تھا۔ محمد کی فوج میں جو سب سے خونخوار جانباز تھے وہ تھے جانصاری۔ بچپن میں انہیں عیسائیوں نے غلام بنا لیا تھا، اب وہ اسلام قبول کر کے سلطان کے سب سے بھروسے مند دستے کے جانباز سپاہی تھے۔ یہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ہمیشہ ڈٹے رہتے تھے اور لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ یہ فوج کی ریڑھ کی ہڈی بن چکے تھے۔ 2 اپریل 1453 کو عثمانی فوج عیسائیوں کے مقدس دن ایسٹر والے دن قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ سلطان محمد گھوڑے سے نیچے اتر کر قسطنطنیہ کی دیواروں کو دیکھنے لگتا ہے، جہاں سے چرچ کی گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قسطنطنیہ کے لوگ بھی دیواروں پر چڑھ کر عثمانی فوج کو دیکھنے لگتے ہیں۔ کیا شاندار نظارہ تھا! ایک بہت بڑی فوج سامنے کھڑی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں دہشت پیدا ہو گئی۔ قسطنطنیہ کا شہنشاہ کانسٹنٹین اور جسٹنیانی بھی دیوار پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ شہنشاہ کہہ رہا تھا مجھے اس دن کی امید کبھی نہیں تھی، تو جسٹنیانی کہتا ہے یہ دن تو ہمیشہ سے ہی آنے والا تھا شہنشاہ، کل ہم ان کا سامنا کریں گے اور یہی اہم ہوگا۔ ادھر سلطان محمد جنگ کے میدان میں ٹہل رہا تھا۔ 23 فوجوں نے، جس میں اس کے والد کی فوج بھی شامل تھی، اس شہر پر حملہ کیا اور ناکام رہیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ ایک خاص حدیث اس وقت مشہور ہو چکی تھی، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ طے ہے کہ اسلامی دنیا کے تم جیسے ملک قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور ایسی فوج کا جو سپہ سالار ہوگا وہ کتنا کمال کا ہوگا، اس ملک کی فوج کتنی جانباز اور کتنی شاندار ہوگی۔ حدیث ختم ہوئی۔ یہ احساس سلطان محمد کے لیے بہت اہم بن گیا تھا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کی دیواروں پر فوج تعینات ہو چکی تھی۔ اسی دوران وہاں ایک لڑکی موجود تھی، جسے دیکھ کر جسٹنیانی کہتا ہے تم شاید جارج فرانسس کی بیٹی ہو؟ تو لڑکی کہتی ہے میرا نام تھرما ہے، مجھے اسی نام سے پکاریے گا، میں نے کبھی ایک ساتھ اتنے زیادہ لوگ نہیں دیکھے۔ تو جسٹنیانی کہتا ہے لگتا ہے سلطان لڑائی کے بغیر ماننے والا نہیں ہے، پر اس کے لیے پہلے اسے دیواروں کو پار کرنا پڑے گا۔ تھرما کہتی ہے بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ یہ سن کر جسٹنیانی کہتا ہے پر میرا مرنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 6 اپریل 1453 کو سلطان محمد قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو سمجھوتے کی آخری پیشکش کرتا ہے، کیونکہ اس وقت کی روایات اور اسلامی اقدار کا یہی تقاضا تھا، جس کے مطابق دشمن کو سمجھوتے کا موقع دینا چاہیے تاکہ آگے ہونے والے خون خرابے کو روکا جا سکے۔ اس طرح سلطان محمد کے نمائندے شہنشاہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے سلطان اس شہر کے باشندوں کو چھوڑ دیں گے، وہ اپنی زمین جائیداد بھی رکھ سکیں گے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی مرضی سے ہار ماننی ہوگی۔ قسطنطنیہ کے لوگ اپنی دولت اپنے پاس رکھ سکیں گے، کوئی اسے لوٹے گا نہیں، بدلے میں آپ کو اپنے شہر کے دروازے کھولنے ہوں گے اور ہمارے سلطان کا ہاتھ چومنا ہوگا۔ رومن حکومت پر اس کے بعد قبضہ ہوگا سلطان محمد کا۔ یہ سن کر شہنشاہ کانسٹنٹین ہلکا سا مسکراتا ہے۔ دوسری طرف سلطان محمد شہنشاہ کے جواب کا انتظار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابھی پتہ چل جائے گا کہ شہنشاہ اپنے شہر کے لیے جان دے سکتا ہے یا نہیں۔ کچھ دیر بعد نمائندے واپس پہنچ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شہنشاہ نے پیشکش ٹھکرا دی سلطان۔ یہ سن کر سلطان فوراً کہتا ہے توپیں تیار کرو۔ سلطان کی فوج بہت پرجوش ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف جسٹنیانی بھی اپنی فوج کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ ادھر سلطان کے فوجی توپوں میں بارود بھرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ قسطنطنیہ کی دیواروں پر بڑے بڑے گولے برسا سکیں، اور پھر سلطان حملے کا حکم دے دیتا ہے، جس کے بعد سلطان محمد کی توپیں گولے برسانا شروع کر دیتی ہیں۔ سلطان کی توپیں گولے برسا رہی ہوتی ہیں، جبکہ سلطان محمد کھڑا یہ سب کچھ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 10 سال پہلے کا منظر سامنے آتا ہے، جب سلطان محمد کا والد اسے کہہ رہا تھا سرخ سیب بہت قیمتی ہے محمد، سب سے میٹھا اور سب سے زیادہ پکا ہوا، یہ ہماری دنیا کا ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، جو قسطنطنیہ کو جیت لے گا وہ دنیا کو جیت لے گا۔ پر ان دیواروں کو دیکھو، کوئی بھی فوج ان دیواروں کو توڑ کر اندر نہیں جا پائی، میں بھی نہیں جا پایا۔ تو محمد کہتا ہے کیوں نہ ان دیواروں کو گرا دیا جائے؟ تو اس کا والد کہتا ہے ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے جو ان دیواروں کو گرا پائے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ صرف اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ سن کر محمد کہتا ہے ابا جان، میں جلد ہی ان دیواروں کو گراؤں گا، جب میں سلطان بنوں گا تو میں قسطنطنیہ کو فتح کروں گا۔ اس پرانے منظر کے بعد دوبارہ وہی منظر سامنے آتا ہے، جب سلطان محمد کی توپیں قسطنطنیہ کی دیواروں پر گولے برسا رہی ہوتی ہیں۔
सुल्तान महमद कह रहा था, दिन रात गोले बरसाते रहो जब तक कि रूमी रेंगते हुए बाहर आकर हमसे रहम की भीख नहीं मांगते। इस तरह तोपें मुसलसल गोले बरसा रही होती हैं, जिनसे दीवारों को काफी नुकसान पहुंच रहा था। ऐसा भयानक हमला पहले कभी नहीं देखा गया था। पहली बार इतनी ज्यादा तोपों से हमला किया गया था, जिसमें तकरीबन 70 तोपें शामिल थीं। उधर दीवार पर मौजूद लूकस कह रहा था, या खुदा, मुझे नहीं लगता कि आज शाम तक ये दीवारें टिक पाएंगी। तो शहंशाह कहता है, भरोसा रखिए लॉर्ड लूकस, जब तक हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। इस तरह 80,000 उस्मानी फौज कॉन्स्टेंटिनोपिया पर हमला आवर थी, जबकि उधर कॉन्स्टेंटिनोपिया को बचाने की जिम्मेदारी जस्टिनियानी के कंधों पर आन पड़ी थी। जस्टिनियानी और उसके आदमियों को तकरीबन 22 किलोमीटर लंबी दीवार की हिफाजत करनी थी। यह दीवारें शहंशाह थियोडस ने 5वीं सदी में तामीर करवाई थीं और ये अब तक की सबसे महफूज दीवारें थीं। इन दीवारों की 5 परतें थीं, जिनके बैरूनी हिस्से की तरफ एक खाई भी मौजूद थी। इस तरह इन दीवारों को पार करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। कोई इन्हें कभी पार नहीं कर पाया था। इसलिए महमद ने इन दीवारों को गिराने के लिए बड़ी बड़ी तोपें तैयार करवाई थीं और उसकी तोपें मुसलसल गोले बरसा कर दीवारों को काफी नुकसान पहुंचा रही थीं। इन तोपों में एक सबसे बड़ी तोप थी, जिसका नाम था बेसिलिका। ये 27 फुट लंबी थी। इस तोप में आधे टन के गोले भरे जाते थे। मुसलसल गोले बरसाने की वजह से तोप में दरारें पड़ चुकी थीं, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। यह देखकर ओरबान और उसका बेटा काफी परेशान हो जाते हैं। फिर ओरबान कहता है, हम इस तोप को थोड़ा आराम देंगे। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। शहंशाह कॉन्स्टेंटीन और जस्टिनियानी काफी परेशानी की हालत में दीवारों के पीछे खड़े थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का हमला पहले कभी नहीं देखा था। फिर जस्टिनियानी अपने फौजियों को हुक्म देता है कि दीवार के टूटे हुए हिस्सों को दोबारा इकट्ठा करें और दीवार की मरम्मत करें। इस तरह दीवारों की मरम्मत का काम भी साथ साथ शुरू हो जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपिया के मुहासरे को 6 दिन गुजर चुके थे। कॉन्स्टेंटिनोपिया की दीवारें अभी तक खड़ी थीं, लेकिन मुसलसल गोलाबारी की वजह से वो अंदर से तबाह हो चुकी थीं। यह सूरत हाल देखकर जस्टिनियानी हरकत में आ जाता है और अपने आदमी लेकर दीवार के बाहर सुल्तान के फौजियों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है। फिर वो आदमियों को हमले के लिए पुरजोश करता है। वो एक माहिर जंगजू था। दरवाजे के पास खड़ा होकर वो कहता है, चलो उन्हें दिखा दें कि जैनवस के फौजी अपनी तलवार के साथ क्या कर सकते हैं। इस तरह वो दीवार के बाहर चल पड़ते हैं। ये एक खतरनाक फैसला था। कुछ ही देर में वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हुए थे। उन्हें बाहर देखकर सुल्तान के फौजी उन पर हमलावर हो जाते हैं, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस झड़प में सुल्तान महमद के बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं और जस्टिनियानी का ये हमला कामयाब रहता है। ये सूरत हाल देखकर सुल्तान महमद और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। जस्टिनियानी ने अपने 2000 पेशावर फौजियों के साथ हमला किया था। जीतने के बाद वो सामने खड़ा होकर नारेबाजी कर रहा था, जबकि इधर सुल्तान कह रहा था, हम जैनविस फौजियों की हिम्मत को उनकी मौत में बदल देंगे। इसके बाद वो अपनी सबसे बड़ी तोप के पास जाकर कहता है, देर क्यों लग रही है ओरबान पाशा, मेरी तोप गोले क्यों नहीं बरसा रही। ओरबान कहता है, बस थोड़ा वक्त दीजिए सुल्तान। तो सुल्तान कहता है, मैंने आपके भरोसे की कीमत चुकाई थी ओरबान। तुमने भरोसा दिलाया था कि ये तोपें इन दीवारों को तोड़ देंगी। ओरबान कहता है, तोप की नली झटक गई है, तांबा इतनी मजबूती से नहीं टिक रहा, आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। यह सुनकर सुल्तान गुस्से में कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, यह तोप अभी चलाओ। यह कहकर सुल्तान वहां से चला जाता है। सुल्तान के जाने के बाद जरनोश पाशा कहता है, ओरबान, तुम्हारी जान तभी बचेगी जब ये तोप अभी और इसी वक्त चलेगी। यह सुनकर ओरबान कहता है, पर इन दरारों का क्या होगा। तो जरनोश पाशा कहता है, अभी चलाओ। यह कहकर वो भी चला जाता है। कुछ ही देर में ओरबान ना चाहते हुए भी तोप चलाने की तैयारी कर लेता है और कहता है, आप थोड़े दूर खड़े हो जाइए सुल्तान, आपकी सलामती के लिए ये जरूरी है। तो सुल्तान कहता है, थोड़ा भरोसा रखो ओरबान, तोप चलाओ। इसके बाद एक सिपाही आगे बढ़कर बारूद को आग लगाता है ताकि गोला चलाया जा सके, लेकिन वो जैसे ही आग लगाता है तो वो तोप एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। वहाँ हर तरफ लाशें बिखर जाती हैं। सुल्तान महमद भी नीचे गिर जाता है। यह सूरत हाल देखकर सुल्तान बहुत परेशान हो जाता है। धमाके से ओरबान और उसका बेटा भी मारे जा चुके थे। फिर एक आदमी आकर सुल्तान को झंझोड़ने लगता है ताकि उसे होश में ला सके। इसके बाद एक पुराना मंजर सामने आता है, जिसमें सुल्तान महमद का बचपन दिखाया जाता है। महमद का अपने वालिद मुराद के अलावा कोई नहीं था। उसकी सौतेली माँ, जिसका नाम मारा था, वो सर्बिया की शहजादी थी और सुल्तान मुराद की तीसरी बीवी थी, पर उसके अपने बच्चे नहीं थे। एक नन्हे और मासूम शहजादे से उसे लगाव हो गया था। वो उसे काफी प्यार करती थी। महमद हमेशा उसे माँ बुलाता था। महमद को सुल्तान के दरबार में लाया जाता है, जहाँ सुल्तान मुराद कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई शहजादा अली चल बसा है, क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है। महमद आगे से कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था।
پھر سلطان مراد کہتا ہے ذرا یہاں آؤ، میرا ہاتھ چومو۔ یہ سن کر مہمد چل کر آگے آ جاتا ہے اور اپنے والد مراد کا ہاتھ چومتا ہے۔ مہمد اس وقت واحد جانشین باقی رہ گیا تھا۔ پھر سلطان مراد کہتا ہے تمہیں میں اماسا کا سپہ سالار بنا رہا ہوں، وہاں تمہیں تعلیم دی جائے گی، پھر تم ایک سلطان بن جاؤ گے۔ اتنے میں وزیر اعظم خلیل پاشا کہتا ہے اب اپنے بچپن کے کھیل کھلونے بھول جاؤ شہزادے، جبکہ سلطان مراد کہتا ہے خلیل پاشا مجھے تمہارے بارے میں خبر دیتے رہیں گے۔ اس طرح مہمد 12 سال کا ہو جاتا ہے۔ وہ 5 زبانیں سیکھ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ایک دن وہ قسطنطنیہ کو جیت کر دکھائے گا۔ بچپن سے ہی شہزادے مہمد کی اپنے والد کے وزیر اعظم خلیل پاشا سے نہیں بنتی تھی۔ مہمد بہت ضدی تھا اور خلیل پاشا اس سے بات منوانے کے لیے اسے سخت سزائیں دلواتا تھا۔ جب مہمد 13 برس کا ہوا تو سلطان مراد نے تخت چھوڑنے اور مہمد کو تخت پر بٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ عثمانی حکومت کا سب سے کم عمر سلطان تھا۔ اس طرح مہمد عثمانی سلطنت کا سلطان بن گیا اور اب پوری عثمانی فوج کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس کے ہی ننھے کندھوں پر تھی۔ لیکن شروعات سے ہی اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وزیر اعظم خلیل پاشا اس کے خلاف تھا۔ ایک دن مہمد اپنے وزیروں کو اپنے پاس بلواتا ہے اور کہتا ہے آپ سب کہاں تھے؟ بہت کام باقی ہیں۔ میرے والد نے عثمانی حکومت کی بنیاد رکھی اور میں اس حکومت کو اگلے قدم پر لے جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے مجھے قسطنطنیہ پر حملہ کرنا ہے۔ یہ سن کر سب وزیر حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر سلطان مہمد کہتا ہے سنا نہیں تم لوگوں نے؟ الیگزینڈر نے صرف 20 سال کی عمر میں جنگ جیتی تھی اور مجھے ابھی جیتنی ہے۔ یہ سن کر خلیل پاشا کہتا ہے سلطان رومیوں سے ہم بعد میں نپٹ سکتے ہیں، لیکن مشرق میں ایک بھاری خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ہنگیرین سرحد پر اپنی فوجیں جمع کر رہے ہیں، ہمیں اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ وہ آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر مہمد کہتا ہے میں ان سب کو کچل دوں گا اور قسطنطنیہ کو فتح کروں گا۔ تو خلیل پاشا کہتا ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے والد سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ لیکن آگے سے مہمد کہتا ہے تیاری شروع کرو ورنہ میری تلوار اور تم لوگوں کا سر ہوگا۔ کچھ دن بعد وزیر اعظم خلیل پاشا اناطولیہ میں سلطان مہمد کے والد مراد کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ہنگری کے لوگ زوردار حملے کی تیاری میں ہیں اور جینوی ہم سے ناراض ہیں پاشا، انہیں سلطان مہمد پر بھروسہ نہیں، اور سچ کہوں تو وہ اکثر ہی بے صبری سے کام لیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان مراد کہتا ہے آج تک ہر سلطان جو گدی پر بیٹھا ہے اس نے اپنے آپ ہی سیکھا ہے، مہمد ابھی چھوٹا ہے خلیل پاشا، اسے وقت لگے گا۔ تو خلیل پاشا کہتا ہے میں سمجھتا ہوں، اسی لیے آپ کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں، وہ بہت ضدی ہیں، پر اللہ نے چاہا تو میں دھیرے دھیرے ان کے ارادوں کو خاموش کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان مراد پوچھتا ہے کیسے ارادے؟ تو خلیل پاشا کہتا ہے وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان مراد سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان مراد واپس عثمانی دارالحکومت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر مہمد کافی حیران ہوتا ہے۔ پھر سلطان مراد کہتا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی امیدیں لگا لی تھیں تم سے، یہاں آؤ۔ یہ سن کر مہمد اپنے والد کے قریب آ جاتا ہے تو سلطان مراد کہتا ہے میں نے سوچا ہے کہ تاج تم سے واپس لے لوں۔ یہ سن کر مہمد غصے میں کہتا ہے نہیں ابا جان۔ تو سلطان مراد کہتا ہے تمہارے بڑے ہونے تک میں تاج واپس لے رہا ہوں، عیسائی حملہ آور ہمارے دروازے پر کھڑے ہیں مہمد، تم نے لڑائی دیکھی نہیں ہے کبھی، گدی پھر سے تمہاری ہو جائے گی جب تم اس کے لائق بن جاؤ گے۔ یہ سن کر مہمد بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وزیر اعظم خلیل پاشا کو کہتا ہے دھوکے باز کتے، یہی چاہتے تھے نا تم، میں تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ یہ باتیں سن کر سلطان مراد غصے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے بس کرو، میرے وزیروں سے بدتمیزی کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی، معافی مانگو ان سے۔ لیکن مہمد چپ چاپ کھڑا رہتا ہے۔ پھر سلطان مراد آگے ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے غصے کو اور مت بھڑکاؤ شہزادے مہمد، معافی مانگو۔ اس کے بعد مہمد کہتا ہے میں آپ سب سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ تو اس طرح مہمد سے تخت واپس لے لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ خلیل پاشا کو تخت سونپ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ منظر سامنے آتا ہے جب سلطان مہمد کی بڑی توپ پھٹنے کی وجہ سے ہر طرف تباہی مچ گئی تھی۔ سلطان مہمد ہوش میں آ چکا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہے تو توپ کے آس پاس لاشیں بکھری پڑی تھیں اور توپ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مہمد کے والد نے جب قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے محاصرہ کیا تھا تو وہ 3 مہینے تک لڑتے رہے لیکن ناکام رہے تھے۔ دوسری طرف شہر کے اندر جسٹنجانی اور اس کے آدمی دیواروں کو پھر سے بنانے اور زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ اسی دوران وہ لڑکی تھرما بھی وہاں موجود تھی۔ اسے دیکھ کر جسٹنجانی کہتا ہے تھرما آپ یہاں، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ جیسی شاہی لڑکی اس جگہ بھی آ سکتی ہے۔ تو تھرما کہتی ہے اپنے شہر کے لیے آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ان سپاہیوں نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ جسٹنجانی کہتا ہے میرا ماننا ہے کہ آپ کی حفاظت اور سکون بے حد ضروری ہے۔ تو تھرما کہتی ہے آپ کو آرام کرنا چاہیے، شب بخیر۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب سلطان مہمد کہہ رہا تھا پاشا ہم 2 ہفتوں سے ان دیواروں پر گولے برسا رہے ہیں اور ہماری توپوں نے انہیں بھاری نقصان پہنچایا ہے، لیکن جب تک ہم اندر نہیں گھس جاتے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اندر جانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سن کر خلیل پاشا کہتا ہے ابھی نہیں سلطان،
जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी फौज अंदर भेजने से पहले उन्हें और कमजोर करना होगा। बस आप थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन सुल्तान कहता है, जरनोश पाशा क्या सूरत हाल है? तो जरनोश पाशा कहता है, आदमी तैयार हैं, आप बस हुक्म कीजिए सुल्तान। फिर सुल्तान कहता है, उनसे कहो कि वो आज रात आराम कर लें और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। कल हम शहर पर कब्जा करेंगे। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। मुहासरे को 12 दिन गुजर चुके थे और आज 13वां दिन था। महमद और उसकी फौज ने रूमी दिफाई जगहों का मायना किया और पैदल फौज के हमले का फैसला कर लिया। तय हुआ कि रात के अंधेरे में हमला किया जाएगा, क्योंकि सुल्तान महमद सोच चुका था कि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के लिए अपनी जान दे देगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सुल्तान महमद साहब से मुखातिब होकर कह रहा था, आज रात हम सुर्ख सेब हासिल करेंगे। हम गाजी हैं, हम जंबाज और उस्मान के वारिस हैं। हमारे आबा-ओ-अजदाद ने इस दीवार के सामने जंग लड़ी और शहीद हो गए, और आज हम एक साथ लड़ेंगे और उनकी मौत का बदला लेंगे। आज रात इन काफरों और रूमियों का वक्त खत्म होता है, एक नया दौर शुरू होगा और ये होगा आज रात। अल्लाह अकबर। सुल्तान महमद के नारे के बाद बाकी सब लोग भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा पुरजोश और हमले के लिए बेचैन नजर आ रहे थे। उनके नारों की आवाजें कॉन्स्टेंटिनोपल के महल के अंदर तक सुनाई दे रही थीं। शहंशाह का खास वजीर लूकस कह रहा था, हमें हथियार डाल देने चाहिए, सुल्तान हम पर रहम करेगा। तो शहंशाह कहता है, मुझे कॉन्स्टेंटिनोपल का आखिरी बादशाह नहीं बनना। यह सुनकर लूकस कहता है, मरे हुए बादशाह का क्या फायदा, जिंदा रहे तो अपनी असल फौज के साथ आकर बदला लेंगे, इन किराए के इटालियन फौजियों के साथ नहीं। यहाँ पर लूकस का इशारा जस्टिनियानी और उसके आदमियों की तरफ था। शहंशाह सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, चलो चलकर अपने खुदा से दुआ मांगते हैं, वही हमारी हिफाजत करेगा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। इधर सुल्तान और उसके फौजी हमले के लिए बहुत पुरजोश थे और बुलंद आवाज में नारे लगा रहे थे। शहंशाह कॉन्स्टेंटीन दीवार पर खड़ा होकर दूर से उन्हें देखने लगता है। इसी दौरान जस्टिनियानी अपने आदमियों से कह रहा था, हम खाई में उनका सामना करेंगे, वही हमारा मोर्चा होगा, उन्हें दीवारों तक नहीं पहुंचने देना, वरना हम तबाह हो जाएंगे। आज की रात खाई में होगा जिंदगी और मौत का फैसला। यह सुनकर जस्टिनियानी के आदमी भी काफी पुरजोश हो जाते हैं, लेकिन वो सब सुल्तान महमद की फौज का 10वां हिस्सा भी नहीं थे, इसीलिए उन्हें चालाकी और एहतियात से काम लेना था। इस तरह जस्टिनियानी अपने आदमियों के साथ दीवार के बाहर आ जाता है। सामने से सुल्तान के बहुत सारे सिपाही आ रहे थे और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस झड़प में सैकड़ों उस्मानी फौजी शहीद हो जाते हैं, जबकि जस्टिनियानी और उसके आदमियों का बहुत कम नुकसान हुआ था। इस तरह इस झड़प में एक बार फिर जस्टिनियानी कामयाब रहा। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। सुल्तान के आदमी अपने फौजियों की लाशें उठा रहे थे। सुल्तान महमद के लिए ये हार बहुत बड़ा झटका थी। वो काफी परेशान नजर आ रहा था। हर गुजरते दिन के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने का ख्वाब चूर चूर हो रहा था। इसके अलावा ये खतरा भी मंडला रहा था कि मगरिब से रूमी फौज शहंशाह की मदद के लिए पहुंच जाएगी। इधर जस्टिनियानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इस शहर की हिफाजत के लिए बहुत अहम कड़ी है। इधर सुल्तान महमद के पास एक पैगाम रसां पहुंचता है और कहता है, सुल्तान, एजिन आइसलैंड से एक पैगाम आया है। एक इटालियन दस्ता डार्डानिल्स में देखा गया है। वो फौज और सामान के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सुनकर सुल्तान वो खत लेकर खुद पढ़ने लगता है और उसे पढ़ने के बाद एक गहरी सोच में चला जाता है। इसके बाद 2 साल पहले का मंजर सामने आता है, जब सुल्तान महमद अपनी सौतेली माँ मारा को अपने पास बुलाकर कह रहा था, जब मैं बच्चा था तो आपने मुझे अपना माना, अब मैं आपको हरम से आज़ाद कर रहा हूँ। अब्बा जान के जाने के बाद भी आप यहाँ क्यों बंद हैं? अब आपको सर्बिया अपने खानदान के पास जाना चाहिए। मेरे जानिसारों का एक दस्ता आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। यह सुनकर मारा कहती है, तुम ये नहीं कर सकते, मेरा खानदान यहाँ है, ये मेरा घर है, मैंने तुम्हारा ख्याल रखना है। तो सुल्तान कहता है, आप मेरा ख्याल रखेंगी, लेकिन सर्बिया में रहते हुए। मुझे आपकी मदद चाहिए वालिदा मारा। वहाँ रहकर आप मेरे कान बनेंगी और मेरी आवाज़ बनेगी, क्योंकि अब कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले का वक्त आ चुका है। यह सुनकर मारा कहती है, कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला इतनी जल्दी? तो सुल्तान कहता है, हमला तो करना है, अगर नाकाम रहा तो गद्दी चली जाएगी और शायद मेरी जिंदगी भी, पर अगर मैं जीता तो नया सीजर बन जाऊंगा। यह सुनकर मारा मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है, ठीक है, पर जाने से पहले मेरी एक सलाह मानो। देखो कि तुम्हारे बाबा नाकाम क्यों हुए थे और उनसे पहले के सुल्तान क्यों नाकाम हुए थे। उनकी नाकामी तुम्हारी कामयाबी की बुनियाद बनेगी।
اس کے بعد دوبارہ موجودہ منظر سامنے آتا ہے جب سلطان کو خبر ملی تھی کہ ایک اٹالین دستہ ساز و سامان کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محاصرے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اگر ہم قسطنطنیہ کا محل وقوع دیکھیں تو وہ تقریباً چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا تھا۔ اس وقت قسطنطنیہ دنیا کا سب سے محفوظ شہروں میں سے ایک تھا، لیکن اس کی حفاظت میں ایک کمی تھی۔ گولڈن ہارن کے پاس سمندر کی طرف اس کی دیواریں کمزور تھیں اور وہاں پر فوجی دستے بھی نہیں تھے۔ گولڈن ہارن کے داخلی راستے پر لوہے کی ایک مضبوط چین نصب کی گئی تھی جو تقریباً 800 میٹر لمبی تھی۔ اس چین کو پار کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اگر دشمن کا کوئی جہاز آتا تو چین کو کھینچ دیا جاتا تھا تاکہ جہاز آگے نہ بڑھ پائے، اور اگر کوئی دوستانہ جہاز ہوتا تو وہ چین کو نیچے کر دیتے تاکہ وہ اندر آ سکے۔ رومن نیوی چھوٹی تھی اور اس میں 30 سے بھی کم بحری جہاز تھے، لیکن وہ گولڈن ہارن کے اندر محفوظ تھے۔ محمد نے اس سے پہلے 23 حملوں میں ناکامی کا جائزہ لیا تھا اور اسے سمجھ آ چکا تھا کہ سمندر کے راستے کو قابو کیے بغیر جیت ناممکن ہے۔ اس کی نئی 126 کشتیوں پر مشتمل فوج کئی ہفتوں سے گولڈن ہارن کے قریب موجود تھی۔ عثمانیوں کے بارے میں اس وقت کہا جاتا تھا کہ وہ سمندر میں اتنے ماہر نہیں ہیں، اس لیے محمد نے اس شعبے میں بہت پیسہ لگایا تھا۔ محاصرے کو 14واں دن شروع ہو چکا تھا۔ سلطان کو خبر ملی تھی کہ 3 دن میں اٹالین جنگی جہاز یہاں پہنچ جائیں گے، اس لیے سلطان محمد نے بحری فوج کے کمانڈر کو اپنے پاس بلا لیا تھا اور اسے کہتا ہے، کل رات کے حملے میں ہم نے منہ کی کھائی ہے۔ رومن اور ان کے اتحادی فوجی ہم پر ہنس رہے ہوں گے۔ کمانڈر بلتاگلو پاشا، میں اس طرح دوبارہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے تمہاری نگرانی میں اب تک کا سب سے بڑا بحری بیڑا تیار کیا ہے۔ اٹالین جہاز کسی بھی قیمت پر یہاں نہیں پہنچنے چاہیے۔ یہ سن کر کمانڈر بلتاگلو کہتا ہے، یہ میرا وعدہ ہے سلطان، ہم اٹالین جہازوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیں گے۔ سلطان خوش ہو کر کہتا ہے، مجھے تمہاری قابلیت پر پورا بھروسہ ہے، لیکن اگر تم ناکام رہے تو میں تمہیں زہریلی مچھلیوں کو کھلا دوں گا۔ ناظرین، اٹالین بحری فوج کو اس وقت سب سے خونخوار فوج سمجھا جاتا تھا۔ اسے روکنے کا ذمہ محمد کے چوٹی کے سپہ سالار کو دیا گیا تھا، جس کا پورا نام تھا بلتاگلو سلیمان۔ بلتاگلو کا مطلب ہے کلاڑے کا بیٹا۔ اتنے سال جانصاری دستے میں کام کرتے ہوئے وہ ایک خونخوار جانباز کے طور پر مشہور ہو گیا تھا۔ اسے کسی بھی قیمت پر اٹالین جہازوں کو قسطنطنیہ پہنچنے سے روکنا تھا۔ اس طرح وہ بے صبری سے اٹالین جنگی جہازوں کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اٹالین بحری بیڑا پوپ نے بھیجا تھا جو قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے بہت ضروری تھا، اور انہیں روکنے کے لیے عثمانی فوج بالکل تیار کھڑی تھی۔ 4 اٹالین جہاز دور سے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 3 جہازوں میں جنگی فوجی موجود تھے، جبکہ ایک جہاز میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ انہیں آتا دیکھ کر قسطنطنیہ کا شہنشاہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور سلطان محمد کی فوج اپنی پوزیشنیں سنبھالنے لگتی ہے۔ ادھر سلطان کہہ رہا تھا، بس 4 ہیں، یقیناً اور بھی آ رہے ہوں گے۔ اسی دوران سلطان محمد کے کچھ آدمی ایک سرنگ کھودنے میں مصروف تھے تاکہ وہ اس کے ذریعے قسطنطنیہ کے اندر گھس سکیں، اور یہ کام کر رہے تھے محمد کے سینکڑوں سربین مزدور۔ محمد نے انہیں سربیا سے منگوایا تھا کیونکہ وہ اس کام میں ماہر تھے، لیکن شہنشاہ کانسٹنٹین اور رومیوں کے پاس اس کا بھی حل موجود تھا۔ جان گرانٹ، سکاٹ لینڈ کا ایک ماہر فوجی، وہ ایک انجینئر کے طور پر کافی مشہور تھا اور سرنگوں کی کھوج لگانے میں ماہر تھا۔ اس نے پانی کی ٹینکیاں بھروا کر رکھ دیں اور پھر پانی کی لہروں کا جائزہ لینے لگا۔ اس طرح اسے پتہ چل گیا کہ سرنگ کس طرف سے کھودی جا رہی ہے، جس کے بعد اس نے بھی کھدائی شروع کروا دی تاکہ دیوار تک پہنچنے سے پہلے سلطان کے آدمیوں کو روکا جا سکے۔ دوسری طرف سلطان محمد کی سمندری فوج اٹالین بحری بیڑوں کو روکنے میں مصروف تھی۔ اس طرح وہ ان کے کافی قریب پہنچ جاتے ہیں۔ پھر بلتاگلو کہتا ہے، تیر اندازوں تیار ہو جاؤ اور نشانہ لگاؤ۔ اس کے بعد حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ سلطان کے فوجی آگ والے تیر برسا دیتے ہیں جن سے ان جہازوں پر آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان محمد کی فوج میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، جبکہ اٹالین فوجی آگ بجھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ان پر مزید تیر چلا دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے، ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو جسٹنیانی کہتا ہے، آپ اداس مت ہوئیے شہنشاہ، یہ دعا کیجیے کہ بس ہوا تھوڑی تیز ہو جائے۔ ادھر اٹالین فوجیوں کے جہازوں میں آگ پھیل رہی تھی اور ان کے جہاز اٹک گئے تھے، جبکہ بلتاگلو کی سربراہی میں فوج ان کے مزید قریب آ رہی تھی تاکہ وہ جہازوں کے اندر گھس کر سب کا خاتمہ کر سکیں۔ دوسری طرف سلطان کے آدمی ایک سرنگ کھود رہے تھے، جبکہ رومی فوج بھی انہیں روکنے کے لیے کھدائی کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس سرنگ تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس سرنگ کے اندر بم پھینک دیتے ہیں، جس سے سرنگ کے اندر ہر طرف آگ پھیل جاتی ہے، جس سے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اور سرنگ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس طرح سلطان کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو جاتا ہے اور رومی فوجی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان کی بحری فوج جہازوں کے قریب پہنچ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اٹالین فوجیوں نے چاروں جہازوں کو آپس میں باندھنا شروع کر دیا اور اسے تیرتا ہوا ایک قلعہ بنا دیا۔ انہیں ایک برتری حاصل تھی کہ وہ اونچے تھے اور سلطان کی جنگی کشتیاں نیچی تھیں، اس لیے نیچے سے حملہ کرنا مشکل، جبکہ اوپر سے انہیں روکنا کافی آسان تھا۔
इस तरह इटालियन फौजी ऊपर नेज़े लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इटालियन फौजी आसानी से सुल्तान के सिपाहियों को निशाना बनाते जा रहे थे, जिससे कई सिपाही मारे जाते हैं। इतने में हवा भी तेज होने लगती है, जिसका फायदा इटालियन जहाज़ों को होना था। तेज हवा से उनके जहाज तेजी से आगे बढ़ सकते थे। इसी दौरान लड़ाई जारी थी। एक इटालियन फौजी निशाना लेकर तीर चलाता है, जो कमांडर बलतागलू की आंख में जाकर लगता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जबकि तेज हवा का फायदा उठाते हुए इटालियन बेड़े तेजी से गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगते हैं। बलतागलू के बहुत से सिपाही जख्मी और मारे जा चुके थे। ये देखकर वो बहुत नाउमीद हो जाता है। इस तरह वो चारों बहरी जहाज गोल्डन हॉर्न तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे रूमी यानी बिजांतीनी लोगों का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शहंशाह पुरजोशी से कहने लगता है, क्या खूबसूरत दिन था, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान मेहमद बहुत परेशान और गुस्से में था और कह रहा था, बलतागलू को लेकर आओ। कुछ देर बाद बलतागलू को जख्मी हालत में वहां लाया जा रहा होता है। उधर कॉन्स्टेंटिनोपल में जश्न जारी था, सब लोग बहुत खुश थे। शहंशाह कह रहा था, जब तक ऊपर वाले का साथ है दीवारें मजबूत रहेंगी। मेहमद अब कुत्तों की तरह दुम दबाकर यहाँ से भाग जाएगा। जबकि दूसरी तरफ बलतागलू को सुल्तान मेहमद के सामने पहुंचा दिया गया था। सुल्तान शदीद गुस्से में अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और फिर कहता है, मैं अभी तुम्हारी गर्दन काट सकता हूँ, बोलो क्यों ना काटूं। तो बलतागलू कहता है, मैं नाकाम रहा सुल्तान, मुझे माफ कर दें। सुल्तान कहता है, मजाक बना दिया तुमने मेरा, तुम बुज़दिल हो। तो बलतागलू कहता है, जो मर्जी कह लें सरकार, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। गलती मेरी है, मुझे सजा दें सरकार, पर मेरे साथी आदमियों को माफ कर दें। जब तक हमारे बस में था हमने लड़ाई की। सुल्तान उसकी गर्दन उतारने ही वाला था कि इतने में वज़ीर आज़म खलील पाशा बोल पड़ता है और कहता है, इस पर रहम कीजिए सुल्तान, ये एक जांबाज सिपाही है जिसने बहुत सी जंगों में अपनी वफादारी साबित की है। इसने आपके लिए अपनी एक आंख खो दी। यह सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाता है। इतने में दूसरे कुछ कमांडर और फौजी भी बोल पड़ते हैं और कहते हैं, बलतागलू एक बहादुर जंगजू है। जिसके बाद सुल्तान उसकी जान बख्श देता है और उसे सिर्फ कोड़े मारने की सजा सुनाकर वहां से भेज देता है। दूसरी तरफ शहजादी थर्मा एक जख्मी सिपाही को देख रही होती है कि इतने में जस्टिनजानी वहां पहुंचता है। उसका जख्मी बाजू देखकर थर्मा कहती है, चलिए मैं मरहम पट्टी कर देती हूँ। ये कहकर वो जख्म को साफ करने लगती है। इसके बाद सर्बिया का मंजर सामने आता है, जहाँ एक औरत सुल्तान मेहमद की सौतेली माँ मारा के पास पहुंचकर कहती है, मारा, कॉन्स्टेंटिनोपल से खबर आई है। मारा हंसते हुए वो खत पढ़ने लगती है, लेकिन उसमें अच्छी खबर नहीं थी। उसमें लिखा था कि सुल्तान मेहमद को कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों के बाहर नाकामी का सामना है। ये पढ़कर वो काफी उदास हो जाती है। वो उस वक्त अपने वालिद के महल में रह रही थी, जो सर्बिया का राजा था। वो उस तरफ जाने लगती है तो अंदर से आवाजें आ रही थीं। अंदर जनरल स्टीफन कह रहा था, लॉर्ड, हमें कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ फौज भेज देनी चाहिए। उस्मानियों की हालत बहुत खराब है, व्लाकटेंस भी हमारे साथ जाएंगे। नाजरीन, ये दरअसल कॉन्स्टेंटिनोपल के शहंशाह का साथ देने की बात हो रही थी, क्योंकि सर्बियन और हंगेरियन एक लंबे अरसे से उस्मानियों के दुश्मन थे। ये बातें सुनकर मारा मजीद परेशान हो जाती है और फिर अंदर उन दोनों के सामने पहुंच जाती है, लेकिन कोई खास बात किए बगैर वापस आ जाती है और कहती है, मेरे पैगाम रसां को भेजो, उसे फौरन कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ जाना होगा। उस्मानी फौज का पड़ाव दिखाया जाता है। मुहासरे को 3 हफ्ते गुजर चुके थे। उस्मानी फौज के हौसले पस्त हो चुके थे। अब सुल्तान मेहमद को फैसला करना था कि आगे क्या किया जाए। उसका वज़ीर आज़म खलील पाशा कह रहा था, इन हालात में अलेक्जेंडर के लिए भी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना तकरीबन नामुमकिन होता। मेरे ख्याल में अब आपको मुहासरा छोड़ने का समझौता कर लेना चाहिए। इस मुश्किल वक्त में आप उनसे अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। यह सुनकर सुल्तान मेहमद थोड़ा गुस्से का इजहार करता है। इतने में एक पैगाम रसां वहाँ पहुँचता है, जिसे सर्बिया से मारा ने भेजा था। सुल्तान वो खत खोलकर पढ़ने लगता है और कहता है, मेरी सौतेली माँ ने कहा है कि बाल्किन मुल्क कोई साजिश रच रहा है। यह सुनकर खलील पाशा कहता है, हमें फौरन फैसला करना होगा। तो सुल्तान मेहमद कहता है, हाँ सही बात है, जरनोश पाशा आप मेरे साथ आओ। यह कहकर सुल्तान मेहमद और जरनोश पाशा वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल में लूकस अपनी खादमा से एक खुफिया रास्ते के बारे में पूछ रहा था, जो शहर से बाहर निकलता था। खादमा ना चाहते हुए भी वो रास्ता बता देती है और फिर उसे लेकर चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो उस खुफिया रास्ते से बाहर पहुंच जाते हैं। फिर लूकस कहता है, अब तुम वापस चली जाओ। तो खादमा कहती है, हम उस्मानी फौज के काफी करीब हैं, अगर उन्होंने आपको देख लिया तो वो आपको कत्ल कर देंगे। यह सुनकर लूकस कहता है, मैं उन्हें संभाल लूंगा, तुम वापस जाओ। इस तरह वो लड़की वापस चली जाती है, जबकि लूकस रात के अंधेरे में आगे बढ़ने लगता है। वो छुप कर आगे बढ़ रहा था कि इतने में 2 उस्मानी फौजी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तो लूकस कहता है, मैं रोमन सरदार हूँ और तुम्हारे फायदे की खबर लाया हूँ। सिपाही कहता है, तो फिर एक गुलाम की तरह घुटनों पर क्यों हो? यह सुनकर लूकस खड़ा होकर कहता है, अगर तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझसे इज्जत के साथ बात करते।
यह सुनकर उस्मानी फौजी आगे से उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे लूकस बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो होश में आता है तो वजीर आजम खलील पाशा के खेमे में मौजूद था। खलील पाशा को देखकर वो कहता है, शायद मैं जहन्नम में आ गया हूँ। तो खलील पाशा कहता है, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहूँगा लॉर्ड लूकस, मेरी वजह से ही अभी तुम जिंदा हो। तुम क्या गड़बड़ करने आए थे? लूकस कहता है, कुछ नहीं, मैं यहाँ काम से आया हूँ, मैं यहाँ समझौते की बात करने आया हूँ। यह सुनकर खलील पाशा पूछता है, क्या तुम्हें शहनशाह ने भेजा है? तो लूकस कहता है, वो सब छोड़िए, मैं ये बता सकता हूँ कि सुल्तान महमद को क्या पेश करना चाहिए। शहर पर कब्जे की आपकी कोशिशें नाकाम रही हैं, आपकी फौज जल्द ही बगावत कर देगी और जवान सुल्तान हार की कीमत अपनी जान से चुकाएगा। यह सुनकर खलील पाशा कहता है, यही बात तुम्हारे शहनशाह और फौजियों के बारे में भी तो कही जा सकती है। तो लूकस कहता है, कॉन्स्टेंटिनिया समझदार है और वो जानते हैं कि रुकना कहाँ है। अपने सुल्तान से कहो कि वो समझदारी से काम लें, इससे पहले कि एक मजबूत ईसाई फौज इन दरवाजों पर घेराबंदी कर दे। अगर तुम्हारा सुल्तान पीछे नहीं हटा तो हम सब हारेंगे। खलील पाशा कुछ सोचने के बाद कहता है, वैसे शर्तें क्या हैं तुम्हारी? यह सुनकर लूकस आगे से मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ सुल्तान महमद बेचैनी के आलम में अपने खेमे में इधर उधर टहल रहा था। फिर वो एक संदूक खोलकर उसमें से तलवार निकाल लेता है और उसे गौर से देखने लगता है। उसके दिमाग में अपने वालिद मुराद के अल्फाज गूंजने लगते हैं, जिसमें वो कह रहे थे, एक दिन जब मैं मर जाऊंगा ये तलवार फिर से तुम्हारी हो जाएगी। इस तलवार ने बेशुमार लड़ाइयाँ देखी हैं, पर एक बात याद रखना मेरे बेटे, हर बड़े बादशाह के पास एक ऐसा हथियार होता है जिसके साथ विरासत, कहानियाँ और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। पर किसी हुकूमत को कायम रखने में ये हथियार काम नहीं आते, बल्कि उसके लिए चाहिए समझदारी और वफादारी, अच्छी हिकमत अमली और दिमाग। याद रखना महमद, आखिर में तुम्हारा दिमाग तुम्हें लड़ाई जितवाएगा। इस ख्याल के बाद सुल्तान महमद अचानक हरकत में आ जाता है और आवाज देकर कहता है, फौरन लिखने वाले को बुलाओ। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। सुल्तान महमद कह रहा था, जरनोश पाशा, मैंने बहरी जहाज गोल्डन हार्न के अंदर पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन हमें ये काम अभी करना होगा, ये बात राज में रहनी चाहिए। तो जरनोश पाशा कहता है, आप भी जानते हैं सुल्तान कि मैं आपका वफादार हूँ। इसके बाद सुल्तान कहता है, हम एक लंबे रास्ते से घूम कर जाएंगे और अपनी समुद्री फौज को गोल्डन हार्न के अंदर दाखिल करेंगे। इस तरह सुल्तान महमद एक नया और शानदार मंसूबा तैयार कर लेता है। इसके बाद एक पुराना मंजर दिखाया जाता है, जब 10 साल पहले सुल्तान महमद एक नौजवान लड़का था। उसने कालीन के दरमियान में एक सुर्ख सेब रखा हुआ था और वजीरों से कह रहा था, क्या आप में से कोई इस कालीन को छुए बगैर ये सेब उठाकर मुझे दे सकता है? यह सुनकर सब वजीर खामोशी से खड़े होकर सोचने लगते हैं कि कालीन को छुए बगैर सेब को कैसे उठाया जाए, लेकिन सब नाकाम हो जाते हैं। वजीर आजम खलील पाशा के पास भी इसका जवाब नहीं था। इसके बाद सुल्तान महमद खुद आगे बढ़कर इस सवाल को हल करता है। वो कालीन को रोल करने लगता है और फिर उस लाल सेब को उठा लेता है। दरअसल महमद इस बात से ये साबित करना चाहता था कि लाल सेब हासिल करने के लिए कालीन को छूना लाजमी है, यानी फतह हासिल करने के लिए जंग लाजमी है और कॉन्स्टेंटिनिया को फतह करने के लिए भी जंग जरूरी है। इसके बाद मौजूदा मंजर सामने आता है, जिसमें सुल्तान महमद अपनी समुद्री फौज गोल्डन हार्न के अंदर दाखिल करना चाहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो शहर के अंदर दाखिल होना और भी आसान हो जाएगा। इस तरफ की दीवारें इतनी मजबूत नहीं थीं। गोल्डन हार्न के रास्ते में एक बहुत ही मजबूत लोहे की चेन थी, जिसे पार करना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन सुल्तान महमद के दिमाग में एक शानदार आइडिया आ चुका था। दरअसल मंसूबा यह था कि बहरी जहाज़ों को किसी तरीके से ज़मीन पर लाया जाए और फिर दूसरे रास्ते से उन्हें गोल्डन हार्न के अंदर दाखिल कर दिया जाए, जिस रास्ते में चैन नहीं थी। ये एक कमाल का आइडिया था, लेकिन इसके लिए बहुत ही सख्त मेहनत की जरूरत थी। सुल्तान महमद ने इस मकसद के लिए दरख्त कटवाने शुरू कर दिए, ताकि दरख्तों के तनों के जरिए बहरी जहाज़ों को दूसरी तरफ मुंतकिल किया जा सके। इस तरह इस मंसूबे पर खुफिया तौर पर काम शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पर जासूस भी मौजूद थे। सुल्तान महमद वापस अपने खेमे में पहुँचता है तो वज़ीर आज़म खलील पाशा पहले से वहाँ मौजूद था। फिर सुल्तान महमद कहता है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? खलील पाशा कहता है, हाँ सुल्तान, मैंने कुछ परेशान करने वाली अफवाहें सुनी हैं। सुना है कि वीनस से जहाज़ और फौजी रवाना कर दिए गए हैं। यह सुनकर सुल्तान पूछता है, ये खबरें आप कहाँ से लाए हैं? तो खलील पाशा कहता है, कॉन्स्टेंटिनिया के अंदर जो हमारे जासूस मौजूद हैं, ये उनसे पता चला है। अगर ये सच है तो ये हमारी फौज की हिम्मत और शहर को फतह करने के हमारे इरादे के लिए ठीक नहीं होगा। सुल्तान, क्या आप समझौते के बारे में सोच रहे हैं? तो सुल्तान महमद कहता है, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, जब फैसला हो जाएगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। खलील पाशा कहता है, पर हम मुसीबत में हैं। तो सुल्तान कहता है, इसीलिए तो कोशिश कर रहा हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए उस्ताद, जैसे मैंने हमेशा आप पर किया है। यह सुनकर खलील पाशा सलाम करके वहाँ से चला जाता है
اس کے جانے کے بعد سلطان کہتا ہے سارے جہاز مجھے گولڈن ہارن کے اندر چاہیے، میں چاہتا ہوں خبر پھیلنے سے پہلے یہ کام ہو جائے۔ لیکن شہر میں افواہیں پھیلتی جا رہی تھیں، بہت سے لوگ شہر چھوڑ کر جانے لگتے ہیں کیونکہ جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی دوران جسٹن جانی اور تھرما ایک کمرے میں موجود تھے۔ تھرما کہہ رہی تھی جاؤ گے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ جسٹن جانی کہتا ہے میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی، میں اپنی زبان کا پکا ہوں۔ کیا آپ شادی کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ تو تھرما کہتی ہے مجھے شادی نہیں کرنی، بس اٹلی پہنچنا ہے، میں اس کی قیمت ادا کروں گی۔ یہ سن کر جسٹن جانی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان مہمد کے خفیہ منصوبے پر کام جاری تھا، جس کا مقصد 70 بحری جہازوں کو گولڈن ہارن کے علاقے میں داخل کرنا تھا۔ دن رات اس پر کام جاری تھا۔ گولڈن ہارن کے پاس ایک بستی تھی جس کا نام گلاٹا تھا اور یہ جاسوسوں کا اڈا تھا۔ سلطان مہمد کو اس بات کی فکر تھی کیونکہ وہ گلاٹا کے بالکل قریب سے جہازوں کو لے جانے والا تھا۔ گلاٹا کے لوگ دونوں طرف اچھے تعلقات بنائے ہوئے تھے۔ سلطان مہمد اس بستی کے گورنر کو اپنے پاس بلوا لیتا ہے جس کا نام تھا لارڈ لامنینی۔ سلطان اسے خوش آمدید کہتا ہے اور پھر کہتا ہے ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ سے بات چیت کرنی ہے، پڑوسیوں کے بیچ ساری باتیں کھل کر ہونی چاہیے۔ تو لارڈ لامنینی کہتا ہے ہماری چھوٹی سی کالونی گلاٹا ہمیشہ سے ہی عثمانی لوگوں کی دوست رہی ہے۔ سلطان کہتا ہے ہاں، اور رومن لوگوں کی بھی۔ پھر لامنینی کہتا ہے پر ہم ہمیشہ اپنا دھیان کاروبار کو آگے بڑھانے پر ہی رکھتے ہیں اور ہم سب سے دوستی بنائے رکھتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کی فوج کو کھانے پینے کا سامان بھی مہیا کیا ہے، ضرورت پڑنے پر بحری جہاز بھی۔ آپ کے مرحوم والد کی بھی مدد کی تھی، بارنا کی لڑائی میں انہیں کھائی پار کرنے میں ہم نے مدد کی تھی۔ اتنے میں سلطان اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تمہارے جاسوس ایسا کچھ بھی دیکھتے ہیں جسے میں خفیہ رکھنا چاہتا ہوں اور اگر وہ خبر رومن یعنی بیزانتینی لوگوں تک پہنچ گئی تو پھر تمہارے لیے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر گورنر لامنینی کہتا ہے آپ بھروسہ رکھیے، بات کہیں نہیں جائے گی، بس مجھے تھوڑا سا اشارہ کر دینا ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا سلطان۔ تو سلطان کہتا ہے بہت بہت شکریہ گورنر لامنینی۔ پھر لامنینی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان مہمد اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ توپوں کا رخ گولڈن ہارن میں کھڑے بحری جہازوں کی طرف کر دیں۔ اس طرح توپیں ان جہازوں کو نشانہ بنانے لگتی ہیں۔ یہ گولے گلاٹا بستی کے اوپر سے ہو کر گزر رہے تھے۔ ان توپوں کی آوازوں میں ان سپاہیوں کی آوازیں دب گئیں جو عثمانی بحری جہازوں کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ دوسری جانب سربیا میں عثمانیوں کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو رہی تھی کیونکہ ہنگری اور سربیا کے لوگ ان کے پرانے دشمن تھے۔ جنرل سٹیفن کو دوبارہ دیکھ کر مارا کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے والد کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ جنرل سٹیفن آج پھر یہاں آئے تھے، ان کا آنا جانا کافی بڑھ گیا ہے۔ مارا کا والد کہتا ہے تم کیا جاننا چاہتی ہو مارا؟ تو مارا کہتی ہے کیا آپ ترک لوگوں پر حملے کے لیے فوج بھیج رہے ہیں؟ مارا کا والد کہتا ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ پاؤں گا۔ یہ سن کر مارا کہتی ہے عثمانیوں پر حملہ کرنا ایک بھیانک غلطی ہوگی، نئے سلطان کو کمزور مت سمجھیے، اگر اس بات کی خبر اس تک پہنچ گئی تو اس کی فوج ہمارے دروازوں پر پہنچ جائے گی اور آپ کی فوج کو کچل ڈالے گی۔ مارا کا والد کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں سلطان کے آگے کچھ دکھ نہیں رہا۔ تو مارا کہتی ہے مہمد میرے بیٹے کی طرح ہے۔ پھر مارا کا والد کہتا ہے سلطان مراد مر چکا ہے، شاید اب تمہیں دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہم کوئی اچھا سا لڑکا تو ڈھونڈ ہی سکتے ہیں۔ یہ سن کر مارا غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔